2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहां जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को, जो 35 पंक्चर की रट लगा रहे थे, 35 पंक्चर की रेट लगा रहे थे उनके पास कि इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और आप भी एक मुस्बत किरदार अदा करें। ये 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त नहीं है और इससे आप बाहर निकलें और मैं अपना चाहता हूं कि आप हाथों में हाथ डाल के हम दूसरे के पाकिस्तान की खिदमत करें। तो मेरे सामने ये सब लोग बैठे हुए थे। वहां पे कौन कौन बैठे हुए थे? ये जहांगीर तरीन साहब भी वहां बैठे हुए थे और फिर उनके सरकर्दा लीडर्स भी वहां पे बैठे हुए थे। सब इरफान साहब अपना हाथ हिला रहे हैं, उठा रहे हैं, आप भी बैठे हुए थे। झगड़ा साहब आप भी बैठे हुए थे और चौधरी निसार अली खान साहब भी बैठे हुए थे। ये सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं अपना उनसे कहा, उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। मैं आपको वो बता रहा हूं जो हकायक है, सच कहता हूं क्योंकि झूठ की नहीं आदत मुझे। तो मैं वो बना दी हमने। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज लाई साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना तारिक कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल जहीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद फिर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मैंने कहा मैं तो यार चंद दिन पहले मैं इनको मिल के आया हूं, आज धरने इन्होंने शुरू कर दिए, क्यों? कुछ समझ नहीं आई। कहां से उनको इशारा मिला, क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ? बताओ तो यार, हमें पहले कम से कम बता तो दो। ये तो कम से कम इतना तो ख्याल करो कि नवाज शरीफ हमारे पास आया था। चले हमारा कम से कम और इखलाकी फर्ज बनता है कि हम नवाज शरीफ को जाके मिले और कहें कि आप आए थे, हमें ये इतराज है, हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके साथ इख्तलाफ है, हम धरने शुरू करने लगे। भाई मैं उधर आया हूं तो ये आप मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहां मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे और यहाँ आप पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। और मुझे याद है मेरी काबीना के कुछ मेंबर बैठे हुए थे, मैंने कहा था कि इनको मत छेड़ना क्योंकि एक जगह से ये दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। तो कईयों का ख्याल था नहीं इन पे अपना जो है ना वो लाठी चार्ज होना चाहिए। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, ये लाठी चार्ज के बगैर ही काम ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि वो लाठी चार्ज के बगैर काम ठीक हो गया क्योंकि उसके बाद वो धरने कोई 200, 300, 400 से ज्यादा नहीं होते थे, वो एक वक्त आ गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये धरनों के बाद चले वो भी एक वक्त गुजर गया, हमने भुगता लिए धरने। वो चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे और वो बार बार उनका आ रहा था, ये कैंसिल हो गया पहला, लेकिन धरने जो वो 4 महीने चलते रहे और हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी तो कि हम उनको कैसे बुलाएं यहाँ पे इन धरनों में। बहरहाल पाकिस्तान में वो आए और उसके बाद फिर जब वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर आए तो सी पैक पे का एग्रीमेंट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती थी अगर हम ना मदद करते। और हमने मौलाना फजल रहमान साहब को, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत मेरा उनके साथ एक बड़ा दिली लगाव ताल्लुक है, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की। मैंने कहा मौलाना साहब, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि हम आप और बाकी लोग मिलकर यहाँ गवर्नमेंट बना सकते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे मेरे पास तशरीफ लाए, तो मैंने कहा मौलाना साहब बिल्कुल मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है केपीके में वो ये पीटीआई है,
तो वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट वही है, तो उनको बनाने दे। हम, मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ाम ना लें अपने सर पे कि हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि देख लेना, ये फैसला आपका सही साबित नहीं होगा। मैंने कहा मौलाना साहब, मैं ठीक है, आपकी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए। मेरी बात उन्होंने मान ली और वो हमने उनको मौका दिया। तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है कि हमने जनाब जो है वो उस गवर्नमेंट को वहां बनने में कोई रुकावट नहीं डाली। एक मौका था कि आपको पता है कि एक वजीर आजम थे, उन्होंने पूरे सारे सूबों में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। दूसरी गवर्नमेंट्स को भी, पार्टियों की गवर्नमेंट्स को उखाड़ के अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बनाई, लेकिन हमने ऐसा काम नहीं किया। आजाद कश्मीर के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी पीटीआई की, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। हमने उसको भी कहा, बल्कि हमारे लोग मुझे मजबूर करते रहे कि जनाब बड़ा अच्छा साजगार माहौल है, हम यहां पे अपनी हुकूमत बना सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे मालूम है कि आप इस हुकूमत को उल्टा सकते हैं और अपनी हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की इजाजत नहीं देता। नहीं बनाई हमने वहां पे गवर्नमेंट, उन्हीं की गवर्नमेंट को चलने दिया। तो हम अपना जो है ना वो, अगर वहां पे पीटीआई की गवर्नमेंट भी होती तो हम यही करते। ये हमारा एक असूल था कि ऐसे बगैर वजह हम क्यों छेड़खानी करें, छेड़छाड़ करें और मामलात को खराब करें। तो ये भी हमने वहां पे किया। लेकिन उसके बाद आना मैं इस तरफ चाहता हूं, मैं बहुत सारी बातें बीच में छोड़ रहा हूं, मिस कर रहा हूं, और सिर्फ चंद चीदा मैं, मुमकिन है मैं आइंदा जो 28 तारीख को जो हमारा जनरल काउंसिल का इजलास होगा उसमें कुछ शायद कुछ तफसील से बात करूं, लेकिन आज मैं समझता हूं कि मैं उन सब चीज़ों को छोड़ के मैं इस पे आना चाहता हूं कि मुझे बताया जाए, एक 3 बंदे बैठ के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आज़म को फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। किसी दुनिया के मुल्क में वज़ीर आज़म या सदर जो है वो जज से नहीं निकाल सकते, नहीं निकालते, ना निकाल सकते हैं। लेकिन यहां एक छोटे से मामले में कि बेटे से तुमने तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह भी कितनी, 10,000 रियाल तनख्वाह नहीं ली आपने। भाई नहीं ली तो और भी अच्छी बात है, नहीं ली तो इसमें बुरा क्या है? अगर ली होती तो फिर तो चले, आप फिर भी पूछते मुझे, ली नहीं है उस पर आप वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई कर रहे हो फिर फॉर लाइफ। यार कोई इसका कौन जवाब देगा? मुझे बताएं जरा, मैं बार बार जवाब पूछता हूँ। सियासत जो है ना वो आखिर किसी असूल के साथ ही करनी चाहिए। तो मेरा पूछने का ये हक है और ये हक मैं रखूंगा अपने पास ता दमे मर्द। निकालने के बाद फिर वहां नहीं रुकते, इसको उतारो सदारत से भी, पार्टी की सदारत से। नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटाओ, वो भी उन्हीं का फैसला होता है कि हटाएं, आपका फैसला नहीं आता। इस CWC का, जनरल काउंसिल का या पार्टी का फैसला नहीं है, वो फैसला सादर कर रहे हैं आपकी जगह पे। आपको क्या इख्तियार है भाई? क्या मुझे पार्टी की सदारत से आप हटा रहे हैं? उसके बाद फिर अपना वो भी नहीं। अच्छा, भी ये जो नैब का जो जज है, इसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि 6 महीने में इस जाली केस का फैसला करें और जस्टिस एजाजुल अहसन को उसका मॉनिटरिंग जज बना दिया। तो हमें पूछते हैं, बेटे तक तनख्वाह नहीं ली, डालो जेल में, डिस्क्वालीफाई करो। छोटी अपने जी आपने जो ये आपके एसेट्स और आपके जो असासे और आपके जो अखराजात है वो नहीं आपस में मिलते। नैब में केस भेजो भाई। 150 पेशियां भुगती जा रही है, मैंने भी और ये मरियम भी जो यहां बैठी हुई, इन्होंने भी भुगते 150 पेशियां वहां भुगती। तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि भाई बताएं ये फिर जज साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? जनाब चीफ जस्टिस बनने वाले जज ने वक्त से पहले इस्तीफा दे के वो भाग गए, क्यों भागे? पूछा तो जाए। जज जो थे, जो फारिग किए गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, भाई आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया और आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते हैं, हम सब ने नैब भुगती है,
और बेवजह भुगती हैं, बेवजह भुगती हैं। सबके झूठे केसेस थे जो आज एक्सपोज हो रहे हैं, बारी बारी हुए या नहीं हुए, हमने बेवजह भुगते हैं। लेकिन हमने गांव हुकूमत भी हमसे छीनी गई, और हमारे कुछ सेनेटर भी यहाँ पे शायद मुमकिन है एक दो वो बैठे हों जिनको कहा जी कि ये पार्टी इनको टिकट दे ही नहीं सकती क्योंकि इनके दस्तखत नवाज शरीफ के दस्तखत थे। तो नवाज शरीफ साहब क्योंकि सदर नहीं रहे, लिहाजा इनको हम नहीं मानते इनको, मतलब ये कि दो टूट जाएंगे बंदे उनसे, लेकिन वो टूटे नहीं, वो साथ ही रहे।